जय हिंद प्यारे साथियों, जोहार। आप सभी का स्वागत है झारखंड माटी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आइए तो जनरल साइंस की हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 4। इससे पहले हम लोग जो वो 3 पार्ट को कवर कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के आते हैं पहले सवाल पे। आज का पहला सवाल है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो यहाँ पे संपन्न हो जाएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है ना, संपन्न हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत में, जो वो सबसे अधिकांश भाग जो वो संपन्न होता है छोटी आंत में। अगला सवाल है कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है। ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका माल्टोज। इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है, उसे माल्टोज कहा जाता है। तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि पीत निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। तो याद रखेंगे अगर बोले कि पीत उत्पन्न कहाँ से किया जाता है तो यह इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी यकृत हो जाएगा। जबकि अगर आपसे पूछे कि पीत जमा कहाँ होता है तो यह होता है पित्ताशय में। ये दोनों नामें आपको याद रखने हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि सफ़ेद रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य क्या है। WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स यानी सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है। तो बता दें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना इसका जो वो मुख्य कार्य होता है ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वो प्रमस्तिष्क कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रमस्तिष्क। सवाल है कि सर्वप्रथम जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था। तो आंसर जो वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी लिनियस के द्वारा, कैरोलस लिनियस के द्वारा ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण जो वो सर्वप्रथम जीवों का जो वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था वो लिनियस के द्वारा ही किया गया था। द्विनाम पद्धति भी आपने इनका जो वो पढ़ा होगा, द्विनाम पद्धति है ना। तो एक वंश और एक जाति है ना, इसके बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा द्विनाम पद्धति के बारे में, जो कि लिनियस के द्वारा ही दिया गया था, एक कंसेप्ट था। अगला सवाल है कि कॉकरोच यानी तिलचट्टा किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है। कॉकरोच और तिलचट्टा ये सभी जो है, यानी तिलचट्टा जो है वो किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने देखा था आर्थ्रोपोडा संघ से ये संबंधित है, यानी आर्थ्रोपोडा संघ का ये कीट है। तो याद रखेंगे इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सर्वाधिक प्राचीन मोलस्का किसे माना जाता है। तो सर्वाधिक प्राचीन मोलस्का जो माना जाता है वो नियोपिलाइना को माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि विषाणु को किसने सबसे पहले यह बतलाया कि ये सजीव नहीं है। तो किसके द्वारा यह कंसेप्ट जो वो सबसे पहले दिया गया था कि विषाणु जो है वो क्या है, ये सजीव नहीं है। यह सर्वप्रथम किसके द्वारा बताया गया था, यह स्टेनली के द्वारा बताया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि बर्फ पर है ना, पेड़ के छालों पर पाए जाने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है, जो भी पथरीले पत्थर पे पाए जाने वाले उसको क्या कहा जाता है, तो गोबर में पाए जाने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है। ऐसे सवाल आपसे कई बार पूछे जाते हैं। यहाँ से सवाल के भी पूछे जाते हैं, कवक से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं है ना, कवक से भी संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। तो याद रखिएगा किस सवाल में इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी क्रिप्टोफाइट्स इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि किस शैवाल में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। किस शैवाल में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरेला। क्लोरेला इसका आंसर जो वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि कवक द्वारा उत्पन्न विष क्या कहलाता है। कवक द्वारा उत्पन्न विष क्या कहलाता है। तो कवकों का अध्ययन जो वो माइकोलॉजी कहलाता है। तो और विष को हम लोग जानते हैं कि टॉक्सिन कहा जाता है और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर जो वो माइकोटॉक्सिन हो जाएगा। तो याद रखेंगे इसका आंसर जो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो फलों में अगर बात करें कि कौन सी शर्करा देखने को मिलता है, तो फलों में आप जानते हैं कि फ्रुक्टोज पाया जाता है। तो फ्रुक्टोज जो वो शर्करा देखने को मिलता है ना। जो फलों में मीठापन जो होता है वो फ्रुक्टोज के कारण से होता है।
अगला सवाल है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो याद रखेंगे मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मानव श्वसन नली की लंबाई कितनी होती है। मानव श्वसन नली की लंबाई कितनी होती है, तो याद रखेंगे इसका आंसर जो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 12 सेंटीमीटर इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कि मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है वो श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है। तो याद रखेंगे इसका आंसर जो वो मेड्यूला ऑब्लांगेटा इसका जो वो पूरा नाम है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर पूछे कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो वो श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है, तो ये मेड्यूला ऑब्लांगेटा इसका जो वो प्रमुख कार्य करने का जो वो नियंत्रण रखने का काम जो वो करता है, मेड्यूला ऑब्लांगेटा। स्मरण एवं चिंतन का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। अगर स्मरण या चिंतन जो करता है हमारा शरीर, उसमें से मस्तिष्क का कौन सा भाग यहाँ पे काम करता है। तो ऐसे सवाल भी कई बार आपसे पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा सेरिब्रम जो है वो हमारे मस्तिष्क का स्मरण एवं चिंतन का कार्य करता है, जिसको हम लोग सेरिब्रम कहते हैं। अगला सवाल है कि शारीरिक संतुलन हेतु मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है। तो शारीरिक संतुलन हेतु हमारे शरीर का है ना जो भाग उत्तरदायी होता है उसे सेरिबेलम कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि लेंस को रगड़ने पर उसकी फोकस दूरी क्या होगी। लेंस को रगड़ने से उसकी फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, घट जाती है या कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। और उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।